पर तकरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। बजट की वाहवाही के बीच भाजपा विधायकों द्वारा उपहार में मिले मोबाइल लौटा दिए जाने ने नई तकरार छेड़ दी है। भाजपा ये कहकर हमलावर होने की कोशिश में है कि पिछली बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए ही फंड नहीं जुटाया जा सका है, घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं। नई जंबो घोषणाओं के लिए धन कहां से आएगा? सत्ता पक्ष कहता है कि भाजपा इस बात को तो मान ही रही है कि बजट ऐतिहासिक है, बजट घोषणाओं पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं तो फंड की बात पकड़कर लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि ज़्यादातर सरकारें घाटे के बजट ही पेश करती आई हैं और प्रोग्रेसिव स्टेट्स को हमेशा योजनाओं का आकार बड़ा रखना ही पड़ता है। लेकिन क्या लोकप्रियता के फेर में घोषणाएं कुछ अव्यावहारिक भी हो गई हैं? यह भी एक सवाल है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि रिटर्न गिफ्ट रिटर्न करने का क्या मतलब, बड़े ऐलानों के लिए बड़ा फंड जुटाना कितनी बड़ी चुनौती है, और चुनावी साल से ऐन पहले बड़े ऐलान सरकार के लिए कितने बड़े जोखिम भी बन सकते हैं। सुमित गोदारा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। रघुवीर पूनिया साहब हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है फिलहाल आप सभी का। सुमित जी, कल मोबाइल हासिल करने के लिए, उपहार लेने के लिए तालियां बज रही थीं, आज वापस लौटाने के लिए तालियां बजें, ऐसी अपेक्षाएं आप लोगों ने की, संभव लगता है क्या ये? शर्मा जी, जब कल जो मोबाइल की आप बात कर रहे हो, हमें किसी को इस बात का नहीं ध्यान नहीं था। और जिस तरह जब भी बजट पेश होता है, एक परंपरा हमेशा चली आती है कि ब्रीफकेस देते हैं और उसमें बजट होता है। ये हमेशा से पुरानी परंपरा चली आ रही है। और मैं जैसे चौथा बजट पेश हुआ तो हर बार 3 बजट ऐसे थे, उसमें ऐसा ही हुआ था। पर इस बार जब वो ब्रीफकेस की जगह वो बैग था और बैग में आईपैड दिया गया, तो ये आईफोन दिया गया, तो ये बात ही हम सब के लिए भी था कि ना हमें इस बात की सूचना थी, ना हमें बात कि भाई इस तरह का कोई चीज़ है। तो बिल्कुल ये बात जो हमारे संज्ञान में नहीं थी, तो उस बात का बिल्कुल वापस देना जाना। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आपको मोबाइल दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल किसको दिया, बिल्कुल उस टाइम नहीं। आप अपनी बात कर रहे हैं या सारे विधायकों की बात कर रहे हैं? मैं हमारे किसी को नहीं था। मैं शर्मा जी, कल से पहले ही सोशल मीडिया रंग गया था इन बातों से। शर्मा जी, मैं एक बात कहूँ आपको, जब पहले जो बार बार बात आ रही है लैपटॉप की और उसकी, तो वो बात पूरे विधानसभा पटल पर बोली गई थी, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा करके किया गया था और सबसे पूछा गया था, सबके संज्ञान में लाकर, और वो कोई 2-3 महीने बाद वो चीज हुई और सबसे पूछा गया क्या आपके काम आ सकता ऑफिस के लिए। वो बात थी, वो ना कि कोई गिफ्ट था, ना बात वो इस तरह के विधायकों के काम आने वाली थी, और वो सबने लिया। पर ये आईफोन का जो इस तरह की परंपरा राजस्थान में नहीं रही है, और मैं ये कहूंगा कि इस तरह होना भी नहीं चाहिए। और यदि होता कोई इस तरह की आप चीज करो तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में और विधायकों के संज्ञान में होना चाहिए। ऐसे बैग में डाल दो, ये कहीं भी उचित नहीं है। और मेरे ख्याल से इसका संदेश भी पूरे प्रदेश में गलत गया है कि एक तरफ तो जब हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, राजस्थान जिस तरह बजट की घोषणा है वो भी सारी अधूरी है, 3 बजट पहले और चौथा बजट मुख्यमंत्री से घोषणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होता। और एक विधायक होने के नाते भी मैं ये कहूंगा कि इस तरह सीधा कोई चीज देना बिना हमारे नेता प्रतिपक्ष के, पार्टी के नेताओं के, पार्टी के हायरार्की के बिना, तो विधायकों के, तो ये कहीं भी उचित नहीं कहूंगा मैं इसको। ठीक है, पहले आरसी चौधरी की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए चौधरी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात का जिक्र किया कि नेता प्रतिपक्ष से एक बात करके अगर देते तो निश्चित रूप से सोचते। क्या इससे पूर्व में जब आपको लैपटॉप दिए गए, आईपैड दिए गए, जब आपको फ्लैट दिए गए, बहुत ही रियायती दर पे दिए गए, करोड़ों के फ्लैट, बहुत सी आप जब आपकी चाहे सैलरी में बढ़ोतरी होती है, चाहे आपके भत्तों में बढ़ोतरी होती है, या फिर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, एक शोर में तमाम चीज़ें बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा अनभिज्ञता जाहिर की कि उस बैग में क्या था हमें पता नहीं था। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से अधिकांश विधायकों ने उसको खोल के अंदर अपने मोबाइल की सिम डाल ली, लेकिन उसके बाद में जब बजट पे इन्हें प्रतिक्रिया के पास में कुछ रह नहीं गया था, रात की 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के, चाहे सोशल मीडिया के हैंडल्स हो, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सिर्फ एक राजेंद्र राठौड़ जी की ये प्रतिक्रिया आई कि ये बजट इसके द्वारा पेश किया जा सकता था किसान बजट के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, इस आड़ पे ये जो मोबाइल जो वापस दे रही है, उन्हें लगता है कि 1 करोड़ 33 लाख राजस्थान की महिलाओं के हाथ में जो स्मार्टफोन राजस्थान की सरकार देने जा रही है, वो इस फैसले से विचलित है कि लोगों के पास में तमाम तथ्य पहुंचेंगे। जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, अगर उसको मूर्त रूप देने का काम राजस्थान की सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने जो निर्णय लिया कि हमारी तमाम योजनाओं की प्रगति उनके हाथ में हो, हमारे जो विधायक हैं उनके हाथ में हो,
उन्हें लगता है कि 1,33,00,000 महिलाएं सीधी इंपावर होगी, प्रतीकात्मक तौर पे इसको वापस करना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। अगर ये वापस करना चाहते थे तो जिसको खोल लिया वो तो कोई काम नहीं आएगा, ना वो वापस जा सकता, ना उसका पैसा मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी खरीद के तमाम मोबाइल दे दे वापस और जमा करा दे, क्या दिक्कत है? माननीय प्रधानमंत्री ने भी अच्छा नया लेंगे आप वापस, ये जो काम ले लिया एक दिन वो वापस नहीं लेंगे ऐसे? जो मोबाइल ये कहते हैं कि राज का पैसा, हाँ क्या खुली हुई चीज, खुला हुआ मोबाइल वापस काम आ जाएगा? क्या उसका धन का उपार्जन हो जाएगा? अगर मंशा है तो दुनिया की सबसे बड़ी धनी पार्टी है, दे दे, क्या दिक्कत है? देना चाहिए। हम तो कहते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए ना, सरकार में फंडिंग कीजिए ना, मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें दीजिए ना पैसा, जो लोगों के गरीबों के काम आ सके। बिल्कुल सही है। वो दिया भी था, आपको आशीष साहब ज्ञान नहीं होगा, मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड काल में सब विधायकों ने दिया था। प्रधानमंत्री सहायता कोष या दिया था नहीं तो ऐसे बिना विधायक के इजाजत के कैसे मुख्यमंत्री ले सकते हैं? आप गलत कह रहे हो। आपको इसका बिना विधायक के सब चाहते हैं राजस्थान के विकास में, साधुवाद सबका है। और मैं आपकी एक बात का कहूंगा आशीष साहब, जो आपने कहा फ्लैट की बात, आप अगर बोले तो दीजिए, आपके पास में समय देंगे, जेपी शर्मा जी सबको समय देंगे, बोलना ना। मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी धनी पार्टी दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे? दीजिए ना, सास कीजिए, घोषणा कीजिए इस चैनल पे कि हम 21 करोड़ रुपए देंगे ताकि राजस्थान की योजना साकार हो। माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा निर्णय लिया, 1,33,00,000 मोबाइल दे रहे हैं, 33 लाख का पैसा भारतीय जनता पार्टी देगी। कीजिए ना घोषणा, कौन मना कर रहा है? साधुवाद करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे, निश्चित तौर पर इनको करना चाहिए चौधरी साहब। लेकिन बाकी का जो है वो फिर कांग्रेस पार्टी देगी क्या? मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सरकार इनसे जो पैसा बच जाएगा, अगर पार्टियां फंडिंग कर रही हैं तो बाकी का पैसा कांग्रेस देने को तैयार है क्या? ये किसी ये अधिकृत होकर आए हैं ना इस बात के लिए कि आप घोषणा कर देंगे कि 33 लाख का ये दे दें तो 1 करोड़ का आप दे देंगे। आप तो सरकार में हैं भाई। जेपी शर्मा जी, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे धनी पार्टी आपकी के चैनल्स पे एडीआर की रिपोर्ट होती है, कितना पैसा पुनिया साहब कितनी मजेदार बातचीत हो रही है। देखिए कितना कहीं नहीं लगता कि ये हमारे माननीयों के बीच में हाउस में हुई बातचीत है कि मोबाइल आपको चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, ले गए। उसके बाद नहीं हमको नहीं चाहिए, हम वापस लौटा दें, हमको पता ही नहीं था कि इसमें मोबाइल है। उसके बाद सत्ता पक्ष ये कहता है कि देने हैं वापस तो नए खरीद के दो, ये तो तुम्हारे काम आ गए, एक दिन पुराने हो गए, हमने नए दिए थे, नए वापस लेंगे। ये क्लासरूम जैसा माहौल लगता है या हाउस जैसा माहौल लगता है पुनिया साहब? जेपी सर, मैं इतना तो आरसी जी की बात से सहमत हूँ कि जो एक बार सिम जिसमें डल गया अब वो वापस देने लायक तो नहीं बचा। जिस तरह से आप दुकान से सामान ले आते हैं और वो रिटर्न करने की स्थिति में तभी होता है जब तक आप उसको पहन के नहीं देखते हैं, और अगर काम में ले लिया तो आपको रिटर्न करने का राइट नहीं है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट ही देना पड़ेगा। आप भी सैद्धांतिक बात कर रहे हैं सर, व्यावहारिक बात पर आते हैं। दरअसल संकेत है, राजनीति है और राजनीति संकेतों से चलती है। संकेत ये है जो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष को दिया जा रहा है कि आपके पास पहले से पैसे नहीं है, एक एक पाई के लिए आप कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल होती है। उस स्थिति में आप 2 करोड़ रुपया केवल सौगातों के लिए दे रहे हैं विधायकों के पास, जो कि सक्षम है अपने आप में, अगर वो विधानसभा तक पहुंचे हैं तो सक्षम, उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसी स्थिति में आपने इतने बड़े बड़े जब ऐलान किए हैं उनके लिए पैसा कहाँ से जुटाएंगे चौधरी साहब? ये सवाल तो आम आदमी के मन में भी है। आरसी चौधरी। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं, आप ये शंका जो जाहिर कर रहे हैं कि ये योजनाएं मूर्त रूप कैसे लेगी, और ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान को घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। 2014 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी, भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब राज्य पे 1 लाख करोड़ का कर्ज था लगभग। जब 2019 में गई 3 लाख कुछ का कर्ज था। जब केंद्र के अंदर 2014 में सरकार बनी 47 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज 87 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। देश की जनता को बताइए, आंकड़े रखिए किसकी सरकार के समय में कितना कर्जा बढ़ा। इसलिए घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय जब देश की इकोनॉमी, जब देश की अर्थव्यवस्था इस दौर में चलने लगी है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगने लगा है, यूएसए जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने अपने लोगों के हाथ में नगद पैसा दिया, डॉलर ट्रांसफर की ताकि अर्थव्यवस्था बची रहे। आज हम जितने जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उसी से मोमेंट बनेगा, उसी से अर्थव्यवस्था रिकवर होगी। और हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ में दूरदर्शिता है। अगर रिफाइनरी नहीं लेके आते, मुख्यमंत्री लेके आए, आज रिफाइनरी से उपार्जन हो रहा है। आज हम टूरिज्म को उद्योग पे लेके जा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज को, हम मिशन इंपोर्ट राजस्थान को बनाना चाहते हैं। तो तमाम चीजों में दूरदर्शिता है, तो निश्चित रूप से उसके स्वप्न लेके चलेंगे। आपकी नकारात्मक सोच रहेगी तो मुझे लगता है कि राजस्थान उसी प्रकार से पिछड़े हुए राज्य के तौर पर देश के अंदर सामने आएगा। ठीक है सुमित जी, अगर ये बात जस्टिफाई होती है केंद्र में, जो आरसी चौधरी कह रहे हैं 47 लाख करोड़ रुपए का घाटा था, आज वो 87 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, तो वहाँ तर्क ये दिया जाता है कि नई योजनाएं, और अगर विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, बाकी चीज़ों पे खर्च करना है, तो पैसा तो हमको खर्च करना ही पड़ेगा, बजटीय घाटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो तर्क यहाँ क्यों नहीं काम करता फिर?
शर्मा जी, पहले तो मैं जो आरसी साहब ने बात की वो फ्लैट को लेकर जो बात की उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। हाँ। फ्लैट थे वो सीपी जोशी साहब का और अशोक गहलोत जी का एक विजन रहा है कि यहाँ पर विधायकों के नए क्वार्टर बनाए जाएं, तो उनको खाली कराने के लिए इन्होंने करा और उसमें कहीं कोई छूट नहीं दी गई। 45 लाख मार्केट रेट थी और 35 लाख में हमें दिए गई। हाँ। और उसमें हाउसिंग बोर्ड ने पूरे राजस्थान में 50% तक फ्लैट नीचे दामों पर बेचे हैं, ये पूरे राजस्थान में। और ये जो फ्लैट थे ये इनके खाली पड़े थे काफी लंबे समय से, और ये कोई छूट नहीं दी गई क्योंकि इनको खाली कराने थे सीएम साहब को और स्पीकर साहब को, तब उन्होंने वो दिया। कोई प्रलोभन नहीं था और ना बीजेपी विधायक कोई प्रलोभन में आने वाले। ये तो बात वैसे ही बहुत अच्छी बात लगती है। ये बच्चों का खेल था, आपको वो दिया था वो भी लौटा दो, ये लौटा रहे हो तो आपको फ्लैट भी लौटा दो, आईपैड भी लौटा दो। ये बात उस बात का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो उनकी जरूरत थी, कोई हमें नहीं दिया गया था उससे, जरूरत थी इनको आवास बनाने थे, तो विधायक जाएगा नहीं, ये विधायक जाएंगे तो बहुत जिम्मेदार आदमी के स्तर से तो ये बात आई भी नहीं है। जी बोलिए। अब दूसरी बात ये आपने जो कही बजट को लेकर, शर्मा साहब पिछले 3 बजट मुख्यमंत्री जी ने किए और चौथा बजट ये है। पहले बजट में भी ये विकास पथ को लेकर बोले थे, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कहां बने वो विकास पथ। नंदी गौशाला को लेकर बोले, कहां बनी वो नंदी गौशालाएं। बाहर विधायक को 10 ट्यूबवेल दिए, पिछले साल बजट में बोले, मुझे बोले गए आज तक कहां है ट्यूबवेल, कहीं ट्यूबवेल नहीं बने। तो सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। मैं मेरे क्षेत्र की बताता हूं कितनी सड़कें इन्होंने घोषणा कर। बीकानेर जिले जहां से मैं आता हूं, 3 मंत्री और 4 जिनको मंत्री पद का दर्जा चेयरमैन बोर्ड के हैं, और हालत ये है जो 3 मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो हर जिले को सड़कें दी उसमें एक पे भी काम नहीं हुआ। और तीनों सड़कों के लिए उन्होंने क्या करा, पीलूडी से, क्या पीलूडी नहीं देगा, यूआईटी बनाया, यूआईटी का पैसा है सिफर, यूआईटी करिए एडीबी से लोन लेकर वो सड़कें बनाए, वो कब बनेगी क्या बनेगी। तो ऐसी बजट घोषणाओं का क्या तात्पर्य शर्मा जी, जो जमीन पर ही नहीं है। कम से कम हर व्यक्ति चाहेगा कि कार्य हो, वो दिखे। मैं तो ये कहूंगा कि जयपुर जो राजधानी है, आज 3.5 साल इस सरकार को हो गए, ये ओवरब्रिज हैं कब से पड़े 3.5 साल से, इतना टाइम लगता है इन कामों को। आपके ऑफिस इधर आते हैं, सारा क्षेत्र देखो, ये कब के पड़े, कोई काम ही नहीं हो रहा। ये हकीकत है पूरे राजस्थान की। जब जयपुर राजस्थान सेंट्रल सिविल लाइन्स में ये दृश्य है, तो आप पूरे राजस्थान की क्या होगी कल्पना आप कर सकते हो। रघुवीर पुनिया कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, बोलिए। जेपी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक सेंसिटिव और पॉपुलिस्ट स्टेप है बीजेपी का। और इनको अवश्य राजनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन मेरा एक ब्रॉडर वे में ये है कि जो हमारे विधायक हैं वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं और उनको ये फैसिलिटी मिल रही है, ये उनका एक तरह का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन बदले में वो हमें दे क्या रहे हैं, हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी आज क्या है, आपके सामने एक फ्लाईओवर बन रहा है या रोड ओवरब्रिज बन रहा है, यह ओवरब्रिज कायदे से बिड़ला मंदिर तक बनना चाहिए। कोई विधायक ये कहेगा कि जब आप इतना बना रहे हो तो इसको बिड़ला मंदिर तक, जिससे टोंक रोड और जेलन मार्ग इससे क्रॉस हो जाए। आज खासाकोठी के बाहर जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो गलत फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसकी यूटिलिटी 0 है। वो स्टेट फंड को जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार कौन है। आज जब हम ट्रांसपोर्ट नगर में दिल्ली साइड से आते हैं तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर उसमें टर्न है, जो किसी भी रोड इंजीनियरिंग के एंगल से के खिलाफ है। हमारे विधायक जो हमें प्रोडक्टिविटी में बदले में क्या देते हैं, मैक्सिमम, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा हूं, मास्टर का ट्रांसफर कर दो, पटवारी का ट्रांसफर कर दो, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर कर दो, एक नर्स का ट्रांसफर कर दो, एक डॉक्टर का ट्रांसफर कर दो। मोर देन 50% प्रोडक्टिविटी हमारे विधायकों की डिजायर लिखने में जाती है। कोई विधायक ये मांग नहीं करता कि ट्रांसफर की एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत ट्रांसफर होने चाहिए, और अगर उस पॉलिसी में कोई खामी है या उस पॉलिसी का कहीं उल्लंघन होता है तो वो विरोध करेंगे। आज मेट्रो का काम था, गहलोत सरकार की पिछली योजना में मेट्रो का काम कितना आगे बढ़ा। कोई भी सरकार, जयपुर शहर में कौन सी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा जीतते हैं, और इतना भी पुनिया साहब, मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी की तो आपने बहुत बेहतर बात कही है। अरे भाई प्रोडक्टिविटी ठीक है, आप तो ये फोन जो दिए जा रहे हैं ना, इस पे जब कॉल आए तो कॉल उठा लिया करिए, ये भी बहुत बड़ा एहसान होगा। आम आदमी जब आपको फोन करे रात के 12 बजे भी आप फोन उठा लें, बहुत बड़ी बात मान लेंगे। आरसी चौधरी साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम बचा है। जब केंद्र सरकार की लंबित जो घोषणाएं थी उनके बारे में कहा जाता है कि कोविड की वजह से काम नहीं हो पाया, तो आप सवाल उठाते हैं। राज्य में आपके नेता आज यही कहते सुनाई दिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। दोहरा मानदंड क्यों? जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस बजट घोषणा का ये जिक्र करें और जिस मैनिफेस्टो का भी घोषणा मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा। मैनिफेस्टो हमारा सरकार का सरकारी दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर को जब शपथ ली और 29 दिसंबर को उसी सरकारी दस्तावेज बनाया। हमने जो पूर्व बजट की घोषणा है 86% पूरी हुई।
केंद्र के बजट की 57% भी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। ये जो घोषणाओं का जिक्र करें, निश्चित रूप से जागरूक एक विधायक को जवाबदेही के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में मुद्दे उठाने चाहिए। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र हमें सजग रखे और लोकतंत्र में यही विपक्ष का काम है। लेकिन सिर्फ नकारात्मकता के लिए निंदा करें और आपके पास में कोई तथ्य नहीं हो तब आप इस अनगढ़ बयान लगाएं और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने केंद्र का भी आंकड़ा रखा, राज्य का भी रखा, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी का भी रखा और इन योजनाओं की सफलता और क्रियान्वित की भी बात कर रहा हूं। और 31 मार्च तक जब आप तमाम सब चीजें हैं जो बजट में प्रावधान किया है वो खर्च करने का समय है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हें धन्यवाद करना चाहिए और मुख्यमंत्री का नकारात्मक राजनीति से कौन बचा हुआ है चौधरी साहब? इस देश ने नकारात्मक राजनीति के नमूने आपके भी देखे हैं, इनके भी देखे हैं, बहुत पहले नहीं आज भी देख रहे हैं। वैक्सीन से लेकर और पीछे इतिहास में जाते जाइए, नमूने आपको मिलते जाएंगे। पूनिया जी, किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट, जितना मुझे जानकारी है कि आपको हमेशा जो संतुलित और असंतुलित बजट आपके यहाँ कहा जाता है अर्थशास्त्र में, उसमें आपको हमेशा चयन करना पड़ता है असंतुलित बजट का ही, क्योंकि संतुलित बजट तो कहा जाता है कि एक सैद्धांतिक चीज़ है, किताबों में मिलती है सिर्फ। आपको हमेशा प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, प्लानिंग्स के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा आप चाहे कर्ज लें, चाहे अपना डिपॉजिट निकाल लें या अपने पास आप आय के स्रोत बढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठाना तो समझ से परे है। लेकिन आपने बजट को बारीकी से पढ़ा होगा, क्या राजस्थान में जो कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन है राजस्थान का, जो अल्टीमेटली पैसे में तब्दील होता है, उसके और इन योजनाओं में ज़रूरत पड़ने वाले पैसे के बीच में, उस फिगर के बीच में बहुत अव्यवहारिक फ़र्क है क्या? जेपी सर, फर्क तो अव्यवहारिक है, क्योंकि एक तो राजस्थान सरकार के रिसोर्सेज कम हो गए, जीएसटी आने के बाद में उसको केंद्र की तरफ देखना पड़ता है जी। और जो 5 साल तक का कमिटमेंट था केंद्र सरकार का कि अगर आपके रेवेन्यू घटेगी तो वो हम 5 साल तक उसकी भरपाई करेंगे, तो वो 5 साल का कमिटमेंट भी अब पूरा हो गया। 2017 में जीएसटी लगा था, 2022 में पूरा हो गया। अब फ्यूचर में उसके रिसोर्सेज कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, एक एक्सेस घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट तो हमेशा लाभकारी होता है, लेकिन वो घाटा है वो एक मिनिमम घाटा होना चाहिए, 5%, 10%, उससे ज्यादा घाटे का बजट है तो फिर वो डैमेजिंग हो जाता है, कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसा देगा वो पूरे स्टेट को, और जो आने वाली पीढ़ियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और अभी स्थिति ये है कि इस बजट की घोषणाएं तो सरकार को करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। अगले साल जब बजट आएगा उस वक्त ये सवाल उठेंगे ही उठेंगे कि आपने पिछले साल जो घोषणाएं की थी वही पूरी नहीं हुई, तो अगला तो चुनावी साल है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं? आप कह रहे हैं कि जो गैप है वो बड़ा है। सरकार, मेरे को लग रहा है जेपी सर, ये जितनी घोषणाएं की है ना, इनमें से टू द एक्सटेंट जो कर्मचारियों की जो वोट दिलाने में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं के ऊपर फोकस करेगी, बाकी कहीं शिलान्यास करके छोड़ देगी। और अब इतना ही टाइम बचा है, क्योंकि 2.25 साल बचे, जब 1 साल बचता है उसके बाद में अधिकारी सरकार की माननी बंद कर देते हैं और राम राज्य हो जाता है उसके बाद में। चौधरी साहब इस पे कुछ कहना चाहेंगे? वो संक्षेप में बोलिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा जेपी जी, ये जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय के दौर पे करती है, ये सरकार का चौथा बजट है, एक बजट और पेश करेंगे और जो बजट की जो घोषणाएं की उसमें साथ में बजट का प्रावधान किया है, ठीक है, इसलिए इनकी क्रियान्वित। ठीक है, सुमित जी को भी सुन लीजिए। बोलिए सुमित जी, समय हो गया। मैं बस यही कि घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणा करते रहते हैं, कोई इनको सीरियसली ना इनके कांग्रेस में लेते हैं। आज अमीन खान जी इन्हीं के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा पटल पे ये बात बोली कि कोई कार्य किया नहीं, इन्होंने सिर्फ घोषणा करी है मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने तो बड़ा आरोप भी लगाया कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कोई काम नहीं दिया और ना इन्हें अच्छे मंत्रालय दिए। ये हकीकत उन्होंने बयान की और वो बड़ी कड़वी हकीकत की किस तरह वोटों के लिए कांग्रेस जाती है, वोट ले लेती है और कार्य उनके नहीं कराती। और बुजुर्ग हैं, 5 बार विधायक रहे, उन्होंने सदन में सबके सामने कांग्रेस की। चलिए, उन्होंने सवाल उठाया, सुनिए 1 मिनट चौधरी साहब, 1 मिनट सुन लीजिए। उन्होंने सवाल उठाया, सही बात है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, आज समय नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुसलमानों के लिए इस बजट में क्या। मेरा सवाल उनसे भी है और जो इस बात को उठा रहे हैं उन सभी से है कि इस बजट में सिर्फ हिंदुओं के लिए या सिर्फ जैनों के लिए या सिर्फ सिखों के लिए क्या था। अगर इस सवाल का जवाब मिले तो ये सवाल पूछना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।